मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने वो करवाने वाला हूं। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही नहीं कराता हूं, जैसा कि आपको पता है मेरी क्लास होती है उसके अंदर पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन देखने को मिलता है। कैसा रिवीजन देखने को मिलता है भाई? आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कराऊंगा, यूनिट सेकंड का रिवीजन कराऊंगा, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का आपका रिवीजन देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई। समझ में आ गया आपको? साथ के साथ आपको पता है अपन ने एक टारगेट ले रखा है 31 आपके सामने 31 जनवरी से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने करने हैं? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं 31 जनवरी से पहले। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो भाई। और साथ साथ अपने दोस्तों को भी आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना है। और आपका जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को मोन्यूमेंट ऑफ राजस्थान का पेपर है, वीडियो को 5-6 विद्यार्थियों को शेयर भी करना है। कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्लास शुरू करने से पहले काफी बच्चों का सवाल ये भी आता है, सर आप जो नोट्स पढ़ा रहे हो ये हमें पढ़ने हैं, फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे हमें? तो बच्चों ये फ्री में नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। और आपको क्या करना है, जो ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। और कोने में जाकर जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर मोन्यूमेंट सर्च करना है। क्या सर्च करना है? मोन्यूमेंट सर्च कर लेना। ये स्पेलिंग होती है भाई, या अगर आपको मोन्यूमेंट्स की स्पेलिंग नहीं आती काफी विद्यार्थियों को, तो राजस्थान सर्च कर लेना। आपके सामने मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया? काफी बच्चों को पता नहीं रहता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी पीडीएफ खुलकर आ जाएगी। अब आपके सामने क्लास को अपन शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपके सामने देखने को मिलते हैं किले एवं दुर्गीकृत नगर। मतलब अपने राजस्थान के जितने भी फेमस किले सबसे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। किले, फोर्ट एक विशाल संरचना होती है जिसका निर्माण सुरक्षा व प्रशासन के युद्ध के उद्देश्य से किया जाता है। भाई किलो के भाई थान सब ने बेरो है, किलो एक प्रकार से यहाँ की कोई एक कर दियो घर टाइप में हुआ, लेकिन मजबूत घर बना दियो। और मजबूत घर बना दियो क्यों के अंदर, जिससे कि आपका सामने हर चीज करी जा सके। ना तो कोई आदमी किला पे ऊंची ऊंची दीवारें की, जिससे क्या ना तो कोई आदमी चढ़ सके, है ना ऊपर कोई आप में गोला बारूद फेंका तो ज्यादा असर पड़े, जिससे क्या अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या मिल जा, सुरक्षा मिल जाए। तो किला एक प्रकार की विशाल संरचना होती है जिसका निर्माण सुरक्षा के लिए और प्रशासन और युद्ध के उद्देश्य से किया जाता है, उसको किले के नाम से जाना जाता है। जब किसी पूरे नगर की प्राचीर, बुर्ज, दरवाजे और सुरक्षा व्यवस्था से घेर लिया जाता है तो उसे दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाता है। जना मतलब अगर पूरा का पूरा जो नगर होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, जो प्राचीर होती है मतलब ऊंची ऊंची जो दीवारें होती हैं, उससे बुर्ज और दो दरवाजों से अगर अपन घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो उसी को क्या कहा जाता है, दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाए। मतलब जहां थारो कोई गांव में या शहर में उसको आसपास ऊंची ऊंची दीवारों को निर्माण कर दियो, ताकि क्या कोई भी आदमी को मायने नहीं आ सके बिना अनुमति के, तो वो क्या कहलाओगे, दुर्गीकृत नगर के नाम से जाने जाओ। समझ में आया? राजस्थान को किलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां जैसे रेगिस्तान, पहाड़, वन के अनुसार विशाल व मजबूत किलों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? राजस्थान को किस भूमि के नाम से जाना जाता है? किलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूमि के नाम से भाई? किलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसी भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती है उसी हिसाब से हमारे राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर का नहीं जाओगा रेगिस्तान देखने मिलेगा, अजमेर का नहीं उदयपुर का जाओगे पहाड़ देखने मिलेगा, है ना। और साथ के साथ आपके सामने इसी क्षेत्र में उदयपुर में, अजमेर वाले क्षेत्र में पहाड़ के साथ वन भी दिखाई पड़ता है। झालावाड़ आपके सामने वाला क्षेत्र होता है इधर की साइड। तो हमारा एक राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर हर प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। जटे रेगिस्तान भी है, जटे पहाड़ भी है और जटे वन भी पाई जाए, सारी की सारी चीज देखने मिले। तो उसी परिस्थितियों के अनुसार एक विशाल व मजबूत किलों का निर्माण होता है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, विशाल और मजबूत किलों का निर्माण किया जाता है, ताकि आपके सामने जैसी परिस्थितियां, जैसे जैसलमेर का किला किस पे है, रेगिस्तान में है,
अब देखो कि रेगिस्तान में क्यों बनाए, पहाड़ पे क्यों बनाए बेटा, हो ही क्यों नहीं पहाड़ उठे, है ही रेगिस्तान, जब रेगिस्तान पे ही बनाऊंगा। समझ में आ गया। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुसार आपके सामने जो क्या किया जाता है, किलों का निर्माण किया जाता है। अगले वाला है राजस्थान में किलों का महत्व, मतलब राजस्थान में भाई इसी के जरूरत पड़ी कि किलों को निर्माण करेगा, क्या महत्व है। राजस्थान में किलों का केवल सैन्य संरचना ही नहीं होती, मतलब राजस्थान का जो किला है ना, बस सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बनाए गए, बल्कि वो राजनीतिक शक्ति के भी केंद्र थे। जितनो बड़ो राज्य उतनो शक्तिशाली किलो बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई शक्तिशाली राज्य होगा तो दूसरा राजा को मन चालेगा और अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो उन बचाने के लिए क्या चाहिए, मजबूत किलो चाहिए। तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी किले को देखा जाता था। सांस्कृतिक जीवन का स्थल, मतलब वो किला हमारे राजस्थान की या आपके सामने जो हमारा परिवेश है उसकी क्या बताता, उसकी सांस्कृतिक जो विविधता उसके बारे में भी बताता। शासकों का निवास, वहां पर रहने वाले अनेक प्रकार के राजा राजकुमार है, वो सब लोग वहां पर रहा करते थे। उन सभी शासकों के निवास स्थल के रूप में भी क्या काम करता था भाई, आपके सामने ये राजस्थान के किले हैं वो काम करते थे। अगला है व्यापार एवं प्रशासन के केंद्र, मतलब ये जो राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार के किले देखने को मिलते थे, ये प्रशासन एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे। क्या होते थे आपके सामने, इसमें व्यापार भी किया जाता था तथा आपके सामने जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत अधिक महत्व होता था। समझ में आ गया। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अब था समझ में आयो, यो प्रश्न पूछो जा सका राजस्थान में किला को क्या महत्व हो, तो राजनीतिक शक्ति को केंद्र का रूप में हा, सांस्कृतिक लो अपनी जो संस्कृति है उन संयोजन को, उन संरक्षण देने को की को काम है, किला कोई काम था। और जो अलग अलग प्रकार का जो शासक है वह भी उठे लिया करता और व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी हन जाना जाया करता। अब अलग अलग प्रकार के जो किले हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसलमेर वाला किला है ना, काला वाला पेपर में देखने मिलेगा, ढंगो पढ़ लियो जैसलमेर वाला किला, दिमाग खोल के। जैसलमेर का किला, परिचय की बात करें, जैसलमेर का किला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मरुस्थलीय दुर्ग है। अगर जैसलमेर के किले की बात करें तो राजस्थान में अनेक प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं, उसमें से सबसे प्रसिद्ध दुर्गों में से एक प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा आपके सामने, जैसलमेर का किला है। इसे सोनार के किले के नाम से भी जाना जाता है, श्रवण नगरी के नाम से, श्रवण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डंगू पढ़ लियो, कॉम्पिटिशन में भी ऊपर सुनाओगे कि सोनार दुर्ग किसको कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है। क्यों कहा जाए, क्यों भाई, क्योंकि ये पीले कलर के बलुआ पत्थर से बना, एक तो है रेगिस्तान में है ना, पीलो कलर भैया, और पीला ही बाठों बना दियो, पीला ही पत्थर से बना दियो। क्यों? क्योंकि दूर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसको अगर उस किले को देखेगा तो उसमें क्या मिट्टी का रंग पीला, पत्थर का रंग पीला, किलो दिखाई गुण पड़ेगा कि है कठे सी। समझ में आ गया। तो वैसे भी आपको पता है भाई जो रेगिस्तान होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके मृग तृष्णा देखने को मिलती है, इंसान को जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखाकर आभासी प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या होता है भाई आपके सामने ये, इसीलिए इसको पीले पत्थर का प्रयोग किया गया। सूर्य की रोशनी में सोने की जैसी चमकता है, और जय पीला भाठा पे अगर कोई भी चमक पड़ेगी तो क्या को चमका भाई, पीलो, जब पीलो चमका तो सोनो भी क्या को पीलो और बाठो भी पीलो, तो भैया को चमका जय सोनार दुर्ग के नाम से जानो जाना। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, राव जैसल के द्वारा। जो आपके सामने जैसलमेर का किला उसको राव जैसल के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है भाई, 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना देखने को मिलती है। अच्छा, विशेषताएं क्या है, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, कठे स्थित है, एक पर्वत एक चोटी पर पाया जाता है, वहां पर देखने को मिलता है। अभी भी आबाद किला है, आबाद किलो क्या है, इसके अंदर अभी भी लोग रहे हैं। आजकल बहुत सा किला 5 स्टार किला बना दिया गया है ना, या काफी ऐसी जगह है जहां पर आज भी आपके सामने जो लोग हैं वो रहते हैं। तो ऐसा ही एक किला कौन सा आपके सामने, जैसलमेर का किला है, जहां पर अभी भी आबादी रहती है, अभी भी लोग रहते हैं। किले के भीतर घर, मंदिर व बाजार देखने को मिलते हैं। किले के भीतर क्या क्या देखने को मिलते हैं भाई आपके सामने, लोगों के घर देखने को मिलते हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं, और आपके सामने जो बाजार है वो भी उसी किले के अंदर देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें, भाई संपूर्ण चीजें जैसे घर, मंदिर और बाजार, सारी की सारी चीजें किले के अंदर बनाई गई है। महत्व की बात करें भाई, क्या महत्व है इस किले का, व्यापारिक मार्ग से सुरक्षा, किस चीज से सुरक्षा देता था, अलग अलग प्रकार के। क्यों? क्योंकि भाई पहले के समय, भाई आज तो पाकिस्तान होगो, आज तो बॉर्डर है, लेकिन पहले का टाइम में थोड़ी हो,
तो पहले जितने भी जो लोग होते थे इधर की साइड से जो दिल्ली से होकर आपके सामने पाकिस्तान या इराक की तरफ जाते थे, तो कहां से जाते थे आपके सामने, जैसलमेर से होते हुए जाते थे। तो ये एक प्रकार का व्यापारिक मार्ग भी होता था। मरुस्थलीय स्थापत्य कला का आपके सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई, मरुस्थल के अंदर आपके सामने किले के निर्माण की एक बहुत अधिक सुंदर और विशिष्ट पहचान के रूप में देखने को मिलता है। रट लो बेटा, एक एक पॉइंट अच्छे से रट लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगले वाला किला है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले की बात करें, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे विशाल ऐतिहासिक किला है। मतलब चित्तौड़गढ़ किला की बात करा तो सबसे बड़ो और सबसे ऐतिहासिक किला का रूप में जाना जाए। इसमें मेवाड़ की शौर्य गाथाओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, मेवाड़ की जो शौर्य गाथाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे राजस्थान साहित्य की बात करें, राजपूत साहित्य की बात करें, तो मेवाड़ का नाम जरूर से निकल कर आता है ना, क्योंकि भाई वहां के जो राजाओं ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और मुगलों की आधिपत्य भी स्वीकार नहीं की, है ना, महाराणा प्रताप ने नहीं स्वीकार की थी। तो यही है चित्तौड़गढ़ किला है आपके सामने सबसे ऐतिहासिक किला के नाम से प्रसिद्ध है। थे भी कदे न कदे चित्तौड़गढ़ किला को नाम जरूर से सुने होगा। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, यह राजपूत वीरता और जौहर परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, राजपूतों ने आपके सामने इस पर क्या किया था भाई, राज किया था। तो राजपूतों के द्वारा आपके सामने राज किया गया और उनकी जो वीरता की कहानियां हैं अलग अलग प्रकार की वो देखने को मिलती हैं। और जब विदेशी आक्रांताओं ने या मुगल शासकों ने जब इन किलों पर आक्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं और आपके सामने पुरुषों के द्वारा जौहर भी किया गया। जौहर के होकर तो आपके सामने कि भाई अगर आपका सामने कोई राजा होया कर तो उसकी पत्नी है ना, राजा युद्ध में लड़ने चले गए, हार गो और मृत्यु प्राप्त होगी, तो दूसरो राजा उन जो रानी ने मतलब आपका सानिध्य नहीं ले ले तो एक लिए रानी के सती हो जाया करती, तो उन्हें जौहर कहे जातो। जौहर पानी को भी होया करतो और जौहर अग्नि में भी देखने मिला करतो। पद्मावती के द्वारा जो किया गया था वो अग्नि में जौहर किया गया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से, पद्मावत मूवी देखी होगी थारी। विशेषताओं की बात करें, इसके अंदर कई महल देखने को मिलते हैं, मंदिर और विजय स्तंभ देखने को मिलता है। मतलब चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई कई प्रकार के महल हैं, मंदिर हैं और विजय स्तंभ है वो देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जौहर कुंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जौहर कुंड देखने को मिलता है और अलग अलग प्रकार की जल संरचनाएं देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की जल संरचनाएं भी आपके सामने देखने को मिलती हैं इसके अंदर। प्रसिद्ध घटना की बात करें, रानी पद्मावती का जौहर, जो रानी पद्मावती है उसके द्वारा जौहर किया गया था, वो किसके अंदर किया गया था, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर किया गया था। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से, राजस्थान के इतिहास की घटनाओं में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर क्या किया था भाई, आक्रमण भी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी कदी पर आक्रमण करो, अरे को नाम बदल के रखे वो कमेंट बॉक्स में बता दियो। बेरो पटा ध्यान कितनों पटो थे। अगले वाला है रणथंभौर किला। रणथंभौर किला क्या आपके सामने, रणथंभौर किला पहाड़ियों और घने वनों के बीच में स्थित है। रणथंभौर किला कठे आपके सामने अनेक प्रकार की जो पहाड़ियां है और घने वनों के बीच में स्थित है। ये एक प्रकार का प्रमुख रणनीतिक दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, एक प्रकार का प्रमुख रणनीतिक दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। रणनीतिक दुर्ग क्यों है, एक अया को दुर्ग जिसके ऊपर काफी राजा की आपका सामने के है नजर है ना, राजनीति को प्रमुख केंद्र है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली पर आपके सामने सारे के सारे राजनेता वहां पर आपके सामने रहते हैं। तो इसी प्रकार के आपके सामने रणथंभौर किला भी एक क्या था, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ किला था और रणनीति का राजनीतिक रूप का एक प्रमुख किलों के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। स्थिति की बात करें, कहां पाया जाता है, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में। कहां पर पाया जाता है भाई, आपके सामने अरावली और विंध्याचल पर्वत उसके बीच में पाया जाता है। अरावली कठे राजस्थान में पाया जाए और विंध्याचल पर्वत कठे मध्य प्रदेश में पाया जाए। तो उनके बीच में तो मध्य कोई भी व्यक्ति है भाई वो टाइम में क्यों है कर तो जो गुजरात है ना, गुजरात के अंदर पोर्ट थो, तो जितना भी जो लोग है ना, जो दिल्ली का शासक पर गुजरात जाने के लिए राजस्थान को क्या कराया करता, मार्ग को प्रयोग करता, या दक्षिण भारत में जानो तो भी राजस्थान को मार्ग को प्रयोग किया करता। तो उसके बीच में आपके सामने रणथंभौर किला देखने को मिलता था। समझ में आ गया। और अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में इसका कहीं स्थान देखने को मिलता है। वर्तमान में इस जगह पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है। इस समय क्या वहां पर रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई आपके सामने राजस्थान को काफी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, वो उठे बने है। विशेषताओं की बात करें, प्राकृतिक सुरक्षा,
किस प्रकार की सुरक्षा देखने को मिलती है भाई? इसकी प्राकृतिक रूप से सुरक्षा देखने को मिलती है। मंदिर व अन्य प्रकार की जल संरचनाएं हैं और सैन्य दृष्टिकोण से भी आपके सामने महत्वपूर्ण है। किस चीज से महत्वपूर्ण है? सैन्य दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण किला है। पहाड़ी के ऊपर निर्मित किला है। प्राकृतिक रूप से आसपास इसके जंगल देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो प्राकृतिक रूप से इसको काफी संरक्षण देखने को है। और मंदिर और जल संरचनाएं यहाँ पर बनाई गई है। क्यों? क्योंकि भाई राजा महाराजा मायने रिया करता तो पानी पीने की उन्हें भी कोई जरूरत पड़ती, तो मायने तालाब वगैरह की व्यवस्था ही बड़ा लोग पहले मायने रिया करता, मायने बाजार लागया करता, तगड़ो माहौल रिया करता। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, चौहानों का किला, इसको किसका माना जाता है? जो चौहान राजपूत होते हैं उनका किला था और कई दिल्ली के सुल्तान है, इन्होंने इस पर आक्रमण भी किया था। क्या हो गया? इस पे दिल्ली के कई अनेक प्रकार के जो सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण भी किया था और इसको चौहानों के किलों के नाम से भी जाना जाता है। किसके किले के नाम से? चौहानों के किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आपके सामने कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला भाई? कुंभलगढ़ किला। अब कुंभलगढ़ किले की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। कुंभलगढ़ किला अरावली पर्वत के बीच में स्थित एक अवैध दुर्ग है। मतलब कुंभलगढ़ किलो कठी बन रहे हैं, अरावली पर्वतमाला पर बन रहे हैं। समझ में आ गया? मेवाड़ की रक्षा का यह भी एक प्रमुख केंद्र है। क्या है? आपके सामने मेवाड़ की जो रक्षा करने का काम भी जो कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वारा बहुत बार किया गया। अनेक प्रकार के आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके सामने एकदम अभेद दीवार के रूप में खड़ा रहा और हर बार आपके सामने काफी बार आक्रमणों से बचाव करने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। काफी बार 2-3 महीने राजा इसके आगे डेरा डालकर बैठे रहते थे कि भाई आपके सामने कब रसद सामग्री कम हो और तब आक्रमण कर सके। क्यों? एक ऊपर आपके सामने ऊपर चढ़ाई करनी और एक लित्ती लंबी दीवारी इन्हें फांदना बहुत मुश्किल है। समझ में आ गया? इसीलिए कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसको अभेद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अहिया को दुर्ग जिन्हें भेदे कौन जा वो अभेद दुर्ग। इसकी विशेष पहचान क्या होती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार, मतलब इसकी भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में है। इसकी जितनी दीवार है वो महाराणा प्रताप का जन्म है वो भी आपके सामने इसी दुर्ग के अंदर देखने को मिलता है। कौन से दुर्ग के अंदर देखने को मिलता है भाई? आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। विशेषताओं की बात करें, ऊंची और मजबूत प्राचीर, मतलब इसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलती है और प्राकृतिक रूप से सुरक्षा भी होती है इसकी। और इसके अंदर भी अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है। महत्व की बात करें, सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र देखने को मिलते हैं। भाई जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर अनेक प्रकार के सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र आपके सामने हैं। मेवाड़ की सुरक्षा प्रणाली का आधार, मतलब जो मेवाड़ है आपके सामने उसकी सुरक्षा करने का आपके सामने सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है उसको। समझ आ गया? तो इसने भी मेवाड़ की काफी बार रक्षा करने का काम किया है। कुंभलगढ़ दुर्ग ने डंगो पढ़ लियो और जैसलमेर दुर्ग ने डंगो पढ़ लियो। दोनों में एक प्रश्न जरूर साहोगो लिख के दूं, कल पेपर में देख लियो चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला पॉइंट है राजस्थान के किलों की सामान्य विशेषताएं। मतलब राजस्थान के जो किले होते हैं उनकी सामान्यताएं क्या विशेषताएं हैं? प्राकृतिक भूगोलिक सुरक्षा, मतलब ये प्राकृतिक रूप से आपके सामने सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास, मतलब हमने के जितना भी चौक किला के तो कोई नदी का किनारा बनाया करता, के ऊंचा ऊंचा कोई पहाड़ा पर बनाया करता, या बीच रेगिस्तान में इनका निर्माण किया गया। इस प्रकार से जो राजस्थान के किलों का निर्माण किया गया कि अन्य कोई राजा अगर इन पे आक्रमण करे तो उसको भेदना मुश्किल हो जाए। हमारी सैन्य शक्ति के अलावा जो प्राकृतिक सुरक्षा है, वो जो नेचर है, वो भी हमारी रक्षा करे। इसके अंदर मजबूत प्राचीर व बुर्जे, मतलब इसके अंदर क्या है, मजबूत आपके सामने दीवारों का निर्माण किया जाता था, जिससे जो अन्य जो राजा आक्रमण करते थे उनके लिए उन दुर्गों को पार करना मुश्किल होता था। सीमित प्रवेश द्वार, कोई एक आध कोई गेट रखा करता जिससे आपको सामने की रसद सामग्री खान पीन की चीजें है बस सारी सारी उस दीवार का माध्यम से आती, तो जो राजा है कर तो जो आक्रमणकारी राजा उसके लिए मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि बार बार तो के ऊंची ऊंची दीवारी अब उन तोड़ने पर तो प्रवेश द्वार एक आध ही रिया करता, ऊपर भी सैन्य वो भी बहुत मजबूत दीवार होया करता और साथ के साथ आपका सामने बहुत बड़ी मात्रा में सेना देखने मिला करती। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हुए सब में जल संचयन की व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या कि पानी है वो आपका सामने उसके अंदर इकट्ठो किया गया है, जल संचयन की व्यवस्था आपके सामने देखने मिले। की व्यवस्था है?
पानी की व्यवस्था दुर्ग के अंदर ही देखने मिले, राजस्थान के दुर्गों के अंदर। तथा धार्मिक और प्रशासनिक भवन भी देखने को मिलते हैं। साथ के साथ जो धार्मिक और प्रशासनिक भवन है वो दुर्गों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थे राजस्थान के किलों की सामान्यता विशेषताएं। यूनिट फर्स्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। यूनिट सेकंड के बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। समझ में आ गई? अगर थे यूनिट सेकंड को स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो बच्चों आपके सामने भाई क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट को लिंक दे रखा है, उठियो जाके पढ़ लियो। साथ के साथ या जो पीडीएफ पढ़ा रहे हो या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी, जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, उठे पीडीएफ में डाल रखे फ्री। साथ के साथ आप एक टारगेट लेके चल रहा कि 25,000 सब्सक्राइबर अपना ने पूरा करना ही कद तक 31 तारीख से पहले। तो सारा का सारा बच्चा चैनल ने सब्सक्राइब करो भाई। और मेरे एक लाओ करियो को नहीं होगो, थाने सब ने प्रयास करना पड़ेगा। जब आप 31,000 सब्सक्राइबर रखा है, सॉरी 25,000 सब्सक्राइबर रखा है, करीब पहुंचाना। चलिए भाई यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जहां पर हवेलियों और स्मारक स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित? हवेलियां एवं अनेक प्रकार की जो स्मारकों की स्थापत्य कला देखने को मिलती है, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हवेलियों की स्थापत्य कला का क्या अर्थ और महत्व है? मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो हवेलियां हैं उनकी स्थापत्य कला का क्या महत्व है और उनका क्या अर्थ है, उसके बारे में विस्तार से बताना अपने को। हवेलियां पारंपरिक भारतीय राजस्थानी आवासीय भवन होते थे। भाई थे भी थारा गांव के अंदर, अगर गांव का विद्यार्थी हो लगभग थे शेखावाटी का विद्यार्थी हो थे, थारा गांव में कोई एक ना एक हाथ तो हवेली देखी होगी। आज का टाइम में उन्हें तो कोई कौन रहा है, लेकिन पल्ल्या का टाइम में थारा दादा परदादा का टाइम में उनके अंदर लोग रिया करता। क्यों? पहले अपने गांव के विशेषता यह करती कि सारा लोग है एक पिता एक बाप का 4 औलाद रिया करती, चारों एक जगह रिया करती। आज वाली ने कोनी न्यारा न्यारा मकान बना के रखा, मैं तो न्यायी कोठी बनाऊंगा हमारी, वो सिस्टम को नहीं हो, चारों एक ही जगह रिया करता। तो इकले क्या है, हवेलिया को निर्माण हो तो समझ में आ गई। जो उन भवनों जो राजस्थान में भव्य आवासीय स्थल होते थे उनको हवेलियों के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण मुख्यतः व्यापारी सामंतों और धनिक वर्गों के द्वारा किया जाता है। अब थे एक बात बताओ, बड़ा बड़ा घर होया करता, अब गरीब आदमी तो कठिन बना ले, कौन बना? तो जनकन भाया 2 रुपया को जुगाड़ हो तो जनकन पिस्सा आया करता। व्यापारी वर्ग, सामंत और जो धनिक वर्ग मतलब भाया दानेडे वर्ग, जनकन 2 रुपया को जुगाड़ हो तो भाई आपके सामने हवेलिया को निर्माण किया करता। हवेलियां केवल रहने के लिए नहीं थी, बल्कि समृद्धि, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो राजस्थान में हवेलियां देखने को मिलती है, वो सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों का स्थान नहीं थी, बल्कि जिसके पास जितनी तगड़ी हवेली, मतलब उन लग भाई उतना ही पिछाड़ो आदमी। समझ में आ गई? साथ के साथ हमारी जो संस्कृति थी और उसके बारे में भी दिखाया जाता। उनसे देखे होगा अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करी गई है, मीनाकारी की गई है। आज थे उन देखो जो थे और वाकई के सुंदर हवेली बनाई अपने को टाइम में, ओ लगन था ना देख के। तो यही है हमारी उसके अंदर संस्कृति को सहेजा गया है। और सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत की भी बात है करती। क्यों? जितनी तगड़ी हवेली उतनी ज्यादा आपका सामने के है सामला की उतनी ज्यादा इज्जत हो जाया करती। अब आपके सामने किन इन हवेलियों की क्या मुख्य विशेषता हुआ करती थी? आंगन आधारित संरचना, मतलब आगे आंगन देखा होया करतो, नकाशी द्वारा और झरोखे, अलग अलग प्रकार की नकाशी बनाई जाया करती। कण पे गेट आया करता ना, पहले बड़ा बड़ा काठ का मतलब लकड़ी का द्वार होया करता, अच्छा बड़ा बड़ा है ना, और उसके ऊपर भी निकासी करी जाया करती और झरोखे देखने को मिलते थे। भित्ति चित्र, मतलब भित्ति चित्र क्यों है? कोई भी दीवार के ऊपर जो चित्र कर दियो गए ना, उन भित्ति चित्र का नाम से देखा जाए तो कदे इल्या का द्वारा पर देख लियो, कोई मोरियो मांड्रक होगो, कोई महिला हो को चित्र देखने मिलेगो, कोई आपके सामने कोई पशु पक्षी को, कोई राजा को, कोई देवी देवता को, कोई ना कोई एक चित्र तो थान जरूर से देखने मिलेगा। तो इनके कहे जाए भित्ति चित्र का नाम से जाने जाए। और जलवायु के अनुरूप निर्माण किया गया। कैसे निर्माण किया गया? जैसी जलवायु देखने को मिलती थी उसी जलवायु के अनुसार उनका आपके सामने निर्माण देखने को मिला है। किसका? उन हवेलियों का जैसी जलवायु है उसी के अनुसार उनका निर्माण किया गया है। शेखावाटी की हवेलियां आपके सामने, अब हवेली भी अलग अलग प्रकार की, जैसलमेर की हवेली, शेखावाटी की हवेली, तो सबकी सब हवेलियां का बारे में आपा विस्तार से पढ़ा। टेंशन मत लो, पेंड एक पर टॉपिक ही कौन छोड़ू, अगर थे दिमाग लगा के बढ़िया से अगर पढ़ोगा ना तो एक पॉइंट ही कौन छुट्टा को था। शेखावाटी क्षेत्र
सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, इसमें भित्ति चित्रों से सजी हुई हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र है ना, जिम सिक्कर होगो, झुंझुनू होगो, चूरू होगो, इसके अंदर आपका सामने भित्ति चित्र की हवेली देखने मिली। तो अब एक बात देखो, अपने जन नौलगढ़ होगो, मंडावा होगो, है ना, झुंझुनू के अंदर भी थोड़ी बहुत देखने मिला है, और सिक्कर वगैरह के अंदर भी है। तो जब थे देखोगा ना उन हवेलिया की क्या खूबसूरती है, उनका जो दीवारों पर चित्र मांडा गया है, उनको भित्ति चित्रों के नाम से जाना जाता है। और ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट क्या है? ओपन आर्ट का अर्थ क्या है कि भाई खुले में कोई भी आपके सामने संस्कृति देखने को मिले, कोई भी कलाकृतियां देखने को मिले, उसको ओपन आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा रट ले, ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है? शेखावाटी की जो हवेलियां उन्हें कहा जाता है। कौन निर्माण करता? मारवाड़ी व्यापारी। जो आप राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र का जितना व्यापारी भाई झुंझुनू से आज के टाइम में थे, एक बात देखो, कम से कम झुंझुनू से 3-4 बहुत बड़ा व्यापारी है, छोटे मोटा मालिक को नहीं, बहुत बड़ा बिड़ला और गेड़ो है, राकेश झुंझुनवाला और से गेड़ो है ना, और भी अन्य एक दो ऐसा कहीं जो बड़ा बड़ा व्यापारी बस झुंझुनू से गेड़ा है, अपने शेखावाटी क्षेत्र से गेड़ा है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है? मारवाड़ी व्यापारियों के द्वारा निर्माण किया गया और व्यापार मार्गों से अर्जित धन, मतलब जो आपके सामने जो व्यापार करते थे उससे जो धन आता था उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। क्या मुख्य विशेषता यह करती थी? दीवार पर रामायण और महाभारत के चित्र देखने को मिलते हैं। किसके चित्र देखने को मिलते हैं? दीवार पर रामायण और महाभारत जैसे आपके सामने प्रसिद्ध चित्र की कलाकारियां देखने को मिलती हैं। लोक जीवन, ब्रिटिश कालीन चित्र, साथ के साथ लोगों को उस टाइम में कया जीवन होया करतो, कोई स्त्री कोई मटको आपके सामने सिर पर धर के जाती हुई दिखाई दे रही है ना। ब्रिटिश कालीन चित्र, अंग्रेजा का टाइम में कया की कलाकृति देखने मिलती, बया की चित्रकारी, मीनाकारी भी देखने मिला है। मतलब लोक जीवन और ब्रिटिश कालीन चित्र भी देखने मिले हैं। रंगीन फेस्को कला, कौन सी कला भाई? रंगीन कला, रंगीन फेस्को कला भी इसकी मुख्य विशेषताओं में से। कौन सी कला भाई? रंगीन फेस्को कला इसकी मुख्य विशेषताओं में से देखने को मिलती है। महत्व की बात करें, राजस्थानी चित्रकला का संरक्षण देखने को मिलता है। किसका संरक्षण देखने को मिलता है? हमारी जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसका संरक्षण इस समय में वहां पर देखने को मिलता है। समझ में आ गया किस किस प्रकार की जो राजस्थान की जो चित्रकला है, वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकला हमारे राजस्थान की। तो आपके सामने राजस्थान की जो प्रसिद्ध चित्रकला है उसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण है, मतलब अलग अलग प्रकार के आपके सामने सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो अपना इतिहास रहे हैं उसका बारे में भी उठे बताया गया है। समझ में आ गई? तो ये थी शेखावाटी की हवेली। जो मेरा प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ना, शेखावाटी की हवेलियों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आओगे, है ना। उनकी मुख्य विशेषता पूछ के ही जरूर से पढ़ना भाई इस प्रश्न को। जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की हवेलियां पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो जैसलमेर और किलो भी पीला पत्थर से बनेड़ो और आपका सामने हवेलियां भी किससे बनेड़ी? पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। कैसे? छोट पत्थर को काट काट के आपके सामने सूक्ष्म नक्काशी की गई है। समझ में आ गया किस प्रकार का पत्थर देखने को मिलता है भाई? पीला बलुआ पत्थर देखने को मिलता है और छोटे छोटे आपके सामने उसके अंदर सूक्ष्म जो पत्थर को काट काट कर नक्काशी है वो की गई है। अब इनमें से आपके सामने कुछ कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं, तीनों नाम बता रहे हो ना, रेटलियो कंपटीशन में भी आऊंगा हुबहू। समझ में आ गया? पहला है पटवों की हवेली, है ना। जो पटवों की हवेली आपके सामने वो जैसलमेर की हवेली है। सलीम सिंह की हवेली, किसकी? सलीम सिंह की जो हवेली है बात देखने मिला है। और नाथमल की जो हवेली है, ये हवेली तीनों की तीनों, पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली, ये तीनों के तीनों हवेली जैसलमेर के अंदर दिखाई पड़े। कट्ठे दिखाई पड़े? जैसलमेर के अंदर आपके सामने दिखाई पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से इनको रट लेना भाई। अगले वाली मुख्य विशेषताओं की बात करें, इनके अंदर जालीदार खिड़कियां देखने को मिलती है। किस प्रकार की खिड़कियां देखने को मिलती है भाई? आपके सामने जालीदार खिड़कियां, मतलब जय मान लिया एक खिड़की ही हने के अंदर अया की आपके सामने निकासी देखने मिली, आपने भी खिड़की लगाई जाए, या फिर इनके अंदर आपके सामने इस प्रकार का गैप देखने को मिलता है खिड़कियों के अंदर, है ना। ऐसे आपके सामने कलाकृतियां देखने को मिलती है, मतलब आपके सामने जाली होया करती।
मरुस्थलीय जलवायु के अनुरूप डिजाइन, इनका डिजाइन कैसे किया गया है, जैसे जो मरुस्थल होता है ना आपके सामने, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है उसमें आपके सामने जैसी जलवायु होती है उस जलवायु के अनुकूल इनका आपके सामने डिजाइन किया गया है। पत्थर की मही निकासी, और जो पत्थर होता है उस पे बहुत छोटे 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 पत्थरों के द्वारा आपके सामने पत्थरों को काट काट कर महीन एकदम पतली निकासी की गई है। कैसे निकासी की गई है, एकदम पतली और महीन निकासी देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो इसमें जालीदार खिड़कियां देखने को मिलती है, मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल डिजाइन है और पत्थरों की महीन डिजाइन महीन निकासी देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट। महत्व की बात करें, राजस्थानी शिल्प कला का उदाहरण, मतलब जो राजस्थान की जो शिल्प कला है उसका एक प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। किसका उदाहरण देखने को मिलता है, राजस्थान की जो शिल्प कला है उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, व्यापार जो किया जाता था राजस्थान के लोगों के द्वारा उसकी एक समृद्धि के बारे में बताता है कि भाई देखो, क्योंकि जैसलमेर भी आपके सामने छोटो क्षेत्र को नहीं हो, वो मारवाड़ का आपके सामने जो मारवाड़ी आपके सामने जो जितने भी व्यापारी है, बस जैसलमेर बाड़मेर का भी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि वो टाइम में राजस्थानों के राजस्थान से होकर जैसलमेर के अंदर से ईरान आपके सामने अरब की तरफ आपके सामने क्या जाता था, रास्ता जाता था। तो जट्टी के रास्तों के निकल उठी व्यापारी भी जागा, और व्यापारी जागा तो व्यापार पे बैठो भाई, भाई जट्टी की जय की व्यवस्था रहेगी ना, व्यापारी जागा तो व्यापारी जाता जा लोग घर रुकता तो भैया उनको भी दिमाग होगो, तो व्यापारी कुल और समाज का आपके सामने राजस्थान से बहुत ज्यादा उत्पन्न हुए। हवा महल, एक एक इंपॉर्टेंट ही ये प्रश्न देखने मिलेंगे भाई, एक एक प्रश्न। जैसे हवा महल के बारे में विस्तृत रूप से बताइए, छोटा प्रश्न भी आज के ये। हवा महल जयपुर की एक प्रसिद्ध स्मारक है। कठे को प्रसिद्ध स्मारक हवा महल थान सब ने बेरो जयपुर की सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। एक प्रसिद्ध स्मारक है कौन सा, हवा महल, जिसे प्लेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। जय को नाम है हवा में, ऐसा महल जिसके आसपास हवा जा सकती है, आर पार हवा जा सकती है, हवा महल। तो इसको प्लेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्लेस ऑफ विंड से जाना जाए। क्यों, क्योंकि बड़ी खिड़की देखने मिला है कमाई। किसके द्वारा निर्माण किया गया, राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया, वे आपके सामने राजा जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण किया गया है ना। राज महिलाओं के बाहर के दृश्य देखने के लिए जयपुर भैया आपके सामने थाने बेरो एक शहरी क्षेत्र है कर तो राजा के जितनी भी जो आपके सामने भाई उनकी जो उनकी पत्नियां हुआ करती थी, राजकुमारियां हुआ करती थी, उनकी दासियां हुआ करती थी, वो बाहर का जो जयपुर के बाहर का क्षेत्र देखने के लिए आपके सामने जो क्षेत्र को देखने के लिए बाहर का दृश्य देखने के लिए अक्सर क्या करती थी, हवा महल का उपयोग करती थी। भाई खिड़की का मध्य झांक के देख लेती। विशेषताएं क्या है, इसमें कुल 953 छोटी छोटी खिड़कियां और झरोखे रखी गई। मतलब कुल 953 आपका सामने छोटी छोटी खिड़कियां रखी गई कि भाई साहब कोई सी दो रानी आपस में लड़ाई नहीं कर ली। बोले तेरो यो, तो बोले मैं तो आगली में देख ली, सबके लिए अलग अलग खिड़की बना दी, लड़ाई को कोई मुद्दों ही कौन छोड़े। वायु संचार की अद्भुत व्यवस्था और हवा के आने जाने की आपके सामने बहुत अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती थी। और इसकी संरचना कैसे देखने को मिलती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो कदे भी थे मधुमक्खी को छत्ता हमारे आया को छत्ता है ना, तो एक अंदर देखो छोटा आया का छोटा छोटा भागा बटियो रहे, आया को ना मधुमक्खी को छोटा 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 खाना रही, आया एक अंदर कहीं छोटा छोटा खाना तो नहीं, लेकिन छोटा छोटी खिड़की ही है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में इसका निर्माण किया गया। महत्व क्या, शाही जीवन की झलक, किसके बारे में बताता है, जो शाही जीवन था राजा महाराजाओं के उसके बारे में बताता है। और वास्तुकला में जलवायु का ज्ञान भी देखने को मिलता है। जो आपके सामने जो वास्तुकला से जिसका इसका निर्माण किया गया उसमें जलवायु का भी आपके सामने ध्यान रखा गया कि किस प्रकार की जो जलवायु है वो उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया। अगले वाला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, इसका क्या महत्व भाई, परिचय। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिससे जैन स्थापत्य कला का आपके सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। कीर्ति स्तंभ कठे है, पहली बात तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने मिला है, और जैन आपके सामने जैन स्थापत्य कला का आपके सामने सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्व है, और जैन जो आपके सामने जैन मुनि है उनके द्वारा जैन धर्म को मानने वालों का सबसे स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। निर्माण का क्या उद्देश्य है, जैन धर्म के महान संतों की स्मृति। आपके सामने जैन धर्म के जितने भी जो महान संत हैं उन सब की स्मृति जुड़ी हुई है आपके सामने कीर्ति स्तंभ से।
किससे? कीर्ति स्तंभ से। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण आपके सामने जैन आपके सामने तीर्थकारों के द्वारा के रूप के आपके सामने याद में उनको बनाया गया है। अच्छे से भाई समझ लेना, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और जैन स्थापत्य कला को एक प्रमुख उदाहरण है। क्या क्या विशेषताएं हैं? जैन तीर्थकारों की मूर्तियां, मतलब अनेक प्रकार के जैन तीर्थकार हैं, सभी के सभी जैन तीर्थकारों की यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। धार्मिक प्रतीक और शिलालेख, अनेक प्रकार के आपके सामने धार्मिक प्रतीक हैं, मतलब जैन धर्म से संबंधित अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतीक हैं और शिलालेखों का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? अनेक प्रकार के शिलालेखों का निर्माण किया गया है और धार्मिक प्रतीक आपके सामने इससे जुड़े हुए हैं। महत्व की बात करें, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, और किसका प्रतीक देखने को मिलता है भाई? धार्मिक सहिष्णुता का आपके सामने प्रतीक देखने को मिलता है कि सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने का क्या दिया जाता है इसमें? आपके सामने संदेश दिया गया है कि आपके सामने जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे भाई आपके सामने भाईचारे के साथ रहना चाहिए हमें। मध्यकालीन शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण, जो मध्यकाल में आपके सामने जो शिल्प कला है उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको इसमें पता चलता है। अगले वाला है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में क्या आपके सामने? विजय स्तंभ मेवाड़ की राजपूत विजय और शौर्य का प्रतीक है। मतलब विजय स्तंभ क्या आपके सामने मेवाड़ में जो राजपूत जो युद्ध हुआ करते थे उनके द्वारा कैसे आपके सामने युद्ध लड़े गए, उनके द्वारा किस तरीके से अपने शौर्य का परिचय दिया गया, उसके बारे में आप उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। समझ में आ गया? किसके लिए बताता भाई? विजय स्तंभ, नाम ये विजय स्तंभ, जितने पर आपके सामने मारना कुंभा की जो विजय हुई थी उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया था। समझ में आ गया? मारना कुंभा ने इसका निर्माण किया था युद्ध विजय की स्मृति पर। किसकी स्मृति पर? युद्ध पर विजय होने की स्मृति में आपके सामने इसका जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। कितने मंजिला? 9 मंजिला स्तंभ है। मतलब कितने मंजिला भाई? 9 मंजिला स्तंभ दिखाने को मिलता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें लगी हैं। किसकी मूर्तियां? अनेक प्रकार के जो हिंदू देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं के आपके सामने इसमें मूर्तियां हैं और विस्तृत शिलालेख लगे हैं। और क्या लगे हैं भाई? आपके सामने विस्तृत रूप से अलग अलग प्रकार के जो राजा महाराजा हैं उन सभी के शिलालेख लगे हैं। क्या लगे हैं? अलग प्रकार के जो राजा महाराजा हैं सभी के शिलालेख इसके अंदर देखने को मिलते हैं। महत्व की बात करें, राजपूत वीरता का प्रतीक, किसका प्रतीक है? जो राजपूत राजा महाराजा है उनकी वीरता के प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक विजय स्तंभ है और इसको क्या है आपके सामने एक भाई जो राजस्थान के मेवाड़ जो राज्य था उसकी क्या आपके सामने विजय होने पर उसकी एक समृद्धि के बारे में बताता है विजय स्तंभ। अब आपके सामने भाई तुलनात्मक समझ की बात करें कि रिवीजन कर लेते हैं। शेखावाटी के जो आपके सामने हवेलियां हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं? उनमें भित्ति चित्र देखने को मिलती हैं। जैसलमेर की हवेलियों में कैसे पत्थर देखने को मिलता है भाई? आपके सामने पीला पत्थर देखने को मिलता है। हवा महल में जरोखे देखने को मिलते हैं आपके सामने, मतलब अनेक प्रकार की कटिंग है। कीर्ति स्तंभ में जैन स्मारक है। जो कीर्ति स्तंभ है उसके अंदर क्या है? अनेक प्रकार के आपके सामने जैन स्मारक है। और विजय स्तंभ में क्या आपके सामने युद्ध विजय पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? विजय स्तंभ का निर्माण कोई भी युद्ध में विजय होने पर बनाया गया है। समझ में आ गया आपको? चलिए भाई अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। कौन सी यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्मारकों और मंदिरों के बारे में अपन पढ़ेंगे। चले भाई यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर थे स्पेशल यूनिट 3 कोई वीडियो देख रहे हो तो यूनिट 1, 2 और 4 ऑलरेडी में पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम प्लेलिस्ट को लिंक है, उठे जाके आपके सामने बाकी की यूनिट भी पढ़ सको। समझ में आ गई? या पीडीएफ जो पढ़ा रहे हो या फ्री में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उठे डाल रखे है, जाओ और जाके आपके सामने क्या करो? क्लास देख लो भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? और भाई चुपके से थाने एक बात बताऊं, 25,000 सब्सक्राइबर आपा कराने को एक टारगेट लिया है। कितनी तारीख तक? 31 तारीख तक। तो सारा बच्चा से रिक्वेस्ट है प्लीज भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ताकि 31,000 सब्सक्राइबर ही अपना पूरा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। राजस्थान में धार्मिक मंदिरों का क्या महत्व है? तो राजस्थान में जो अनेक प्रकार के जो धार्मिक मंदिर है भाई उनका क्या महत्व होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। मतलब राजस्थान में अगर अपन मंदिरों की बात करें तो हम सिर्फ मंदिर ही नहीं मानते हैं,
बल्कि अये को नहीं कि उठे जाके पूजा पाठ ही करने लगा, बल्कि धार्मिक आस्था का, भाई मंदिर में धार्मिक आस्था तो देखो सबकी रहे, मंदिर ही के लिए ताकि आप पूजा पाठ करा, धार्मिक आस्था। लेकिन राजस्थान के मंदिरों में क्या मुख्य विशेषता है, क्या अलग है भाई राजस्थान का मंदिर क्या अलग है, उनकी स्थापत्य कला, मतलब अये को नहीं आपका सामने साधारण ढांचों का निर्माण कर दियो और उनको मंदिर, ना 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 ना, राजस्थान का जो मंदिर है उनकी जो निर्माण करे हुए वो बहुत ही अद्भुत कला से करे हुए हैं। उनकी मूर्ति कला और सांस्कृतिक जीवन का आपके सामने प्रमुख केंद्र है, मतलब उनके अंदर जो मूर्ति कला, मतलब अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, पत्थरों के ऊपर अलग अलग प्रकार की नक्काशियों को उकेरा गया है और सांस्कृतिक जीवन है वो भी उसके अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। बात करें इसमें उत्कृष्ट शिल्प कला देखने को मिलती है। उत्कृष्ट शिल्प कला मतलब बहुत ही अच्छी और अद्भुत कला की आपके सामने उसके अंदर शिल्प है, शिल्प कला की गई। शिल्प कला मतलब पत्थरों को काट काट के उसके अंदर क्या है, मूर्ति कला की गई है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म के लोगों को आपके सामने एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। क्या संदेश दिया गया है कि हमें जितने भी सभी धर्म के लोग हैं सभी लोग एकजुट रहें और मिलजुल कर रहें, इसका संदेश दिया गया है। अगले वाला प्रश्न है, राजाओं को संरक्षण दिया गया है। अनेक प्रकार के जो राजा है उनको क्या किया जाता था भाई, जब जो राजाओं पर विपत्ता आती थी तो गांव के लोग या आपके सामने जो राजा है वो मंदिरों के अंदर अपना संरक्षण लिया करते थे। क्यों, मंदिर पर दूसरा राजा ही बकदे आसानी से आक्रमण कौन कराया करता, हिंदू राजा तो कौन कराया करता, मुस्लिम आक्रमणकारों ने तो काफी बार आक्रमण कर दिए थे भाई, लेकिन जो हिंदू राजा है वो आपके सामने मंदिर पर आक्रमण कौन करता, इसलिए राजा उन्हें संरक्षण के रूप में भी उपयोग में लिया है। ओसिया का मंदिर, ओसिया का मंदिर के आपके सामने इसका परिचय की बात करें, ओसिया जोधपुर के पास एक प्राचीन जैन एवं हिंदू मंदिर समूह है। मतलब ओसिया मंदिर कटे देखने मिले भाई आपके सामने जोधपुर के अंदर यह जगह देखने मिला है और उठे जैन और हिंदू आपके सामने मंदिर ही बहुत सारा मंदिर देखने मिले। कौन सा, जैन धर्म का और हिंदू धर्म का आपके सामने बहुत सा मंदिर बनाए गए कटे जोधपुर के अंदर, ओसिया के अंदर। इसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी किसको जाना जाता है, ओसिया का मंदिर है जो जोधपुर के अंदर उसको जाना जाता है। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में आपके सामने इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। अगले वाली है आपके सामने, नागर शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, नागर शैली। अब देखो आपके सामने जो द्रविड़ शैली, नागर शैली और आपके सामने वेसर शैली, 3 प्रकार की शैलियां हुआ करती थी मंदिरों के निर्माण कला की। तो उत्तर भारत में जो आपके सामने जो शैली से जिस शैली से मंदिरों का निर्माण होता था वो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ का दक्षिण में और वेसर का जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो होता था उसको वेसर शैली के नाम से जाना जाता है ना। तो ये ओसिया का जो जैन मंदिर है या हिंदू मंदिर है वो आपके सामने कौन सी शैली में बना है, नागर शैली में बना है। क्यों, उत्तर भारत में है तो नागर शैली में देखने को मिलता है। भगवान विष्णु, महावीर और सूर्य मंदिर इसमें देखने को मिलते हैं। किस किस का इसमें प्रतीक है, भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं, भगवान महावीर की और सूर्य मंदिर इसका क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख मंदिर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान महावीर का और सूर्य मंदिर है वो तीनों के तीनों मंदिर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सुंदर मूर्ति कला, इसके अंदर जो मूर्ति कला की गई बहुत ही सुंदर और विशिष्ट आपके सामने मूर्ति कला देखने को मिलती है। क्या महत्व इसका, प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब शुरुआती दौर में आपके सामने जो मंदिरों का निर्माण किया गया उस मंदिरों की जो कला है उसकी स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में जितने मंदिरों का निर्माण किया गया उन सभी मंदिरों की आपके सामने स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अगले वाला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मंदिरों में से गिना जाता है। मतलब राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी जो संगमरमर से निर्मित मंदिर है, मतलब जितना भी संगमरमर से आपके सामने मंदिरों को निर्माण करे हुए हो उसी मंदिरों में से आपके सामने एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से जाना जाता है।
और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जैन धर्म से दिखाई पड़ता है। कौन से धर्म से भाई? जैन धर्म से दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया जो मंदिर है दिलवाड़ा को मंदिर और जैन धर्म के लोगों के लिए ही बनाया गया, उनके ही उन्हीं साधु संत, उनके जो जैन धर्म के साधु संत थे उन्हीं की याद में उनको बनाया गया है। इसकी विशेष पहचान क्या? शुद्ध सफेद संगमरमर। आपके सामने जो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया? एकदम सफेद व्हाइट कलर का आपके सामने बया संगमरमर को प्रयोग किया गया। संगमरमर थे हम समझे कि ओह गुरुजी दो ही हुआ है संगमरमर तो और दूसरा कलर को भी हुआ है। अत्यंत बारीक निकासी, उसके अंदर जो निकासी की गई, मतलब आपका सामने जो निकासी की गई वो बहुत खूबसूरत है और बहुत पत्थरों पर बारीक मीनाकारी की गई है। मीनाकारी का पत्थर काट के छोटा छोटा, देखो कोई मान ले कोई मंदिर कोई मूर्ति बना दी को मैंने काट काट के, है ना, कोई चित्र बना दियो, कोई चिड़ी को चित्र है, कोई आपके सामने कोई झालर सी लटक रही, एक ही चीज हो ना, तो एक ही सूक्ष्म और बारीक निकासी करी गई है कि अंदर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर का अंदर, और संगमरमर से बने रहा तो पत्थर से संगमरमर टूटा था को नहीं, तो एक लिए बारीक निकासी के अंदर देखने मिला है। क्या विशेषता है? छत, स्तंभ और गुंबदों का आपके सामने सूक्ष्म शिल्प किया गया है। मतलब छत को निर्माण करे गए, स्तंभ को और जो गुंबद है उस पर छोटी छोटी शिल्प कलाएं देखने को मिलती है। मंदिर की बात करें, एकदम शांत और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। कैसा वातावरण देखने को मिलता है? एकदम शांत और आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक वातावरण है, मतलब उठे जाके पूजा पाठ करो तो मन लाग जाओ, ऐसा कसो मंदिर है। समझ में आ गया आपको? एकदम शांत वातावरण है वहां का। भाई जैन मुनिया को नियम एक है, बस शांति अहिंसा की बात कराया करता, तो भाई जैसा उनके संतों की बातें हैं वैसा उनके कला में भी देखने को मिलेगा। महत्व की बात करें, जैन कला का शिखर, मतलब जैन कला से संबंधित जितने भी जो मंदिर है उसमें से सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक मंदिर कौन सा दिखाई को देखता आपको सामने? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। समझ में आ गया? तो जैन धर्म से संबंधित जितने मंदिर है उसमें से सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण, और जो राजस्थान के अंदर और भारत की जो शिल्प कला है, मंदिरों की जो शिल्प कला है उसका आपके सामने एक अद्भुत उदाहरण के रूप में खुद को पेश करता है। अगले वाला है किराड़ू मंदिर। ये एक एक मंदिर पढ़ा हो ना, हर एक एक मंदिरा से प्रश्न आओगे, तो इन अहम सोच के बीच में स्किप करके चले जाओ ना, पूरा वीडियो देखना है, आपके सामने देखने मिलेगा एक एक पर्सन था हर टॉपिक से। किराड़ू का मंदिर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर दिखाई है। कटे है किराड़ू को मंदिर आपका सामने बाड़मेर जिला के अंदर है। कौन सा जिला के अंदर है? बाड़मेर जिला के अंदर आपके सामने क्या है? कौन सा मंदिर है? किराड़ू मंदिर देखने को मिलता है। और मरुस्थलीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी स्थापत्य कला को? मरुस्थलीय स्थापत्य कला को आपके सामने उत्कृष्ट उदाहरण। भाई बाड़मेर के अंदर के पाए जा मरुस्थली पाए जा है, तो उसकी कला को आपके सामने आप एक अद्भुत उदाहरण के रूप में देखने मिलेगा किराड़ू को मंदिर कठे बाड़मेर। समझ में आ गया? तो मरुस्थलीय जो स्थापत्य कला है उसका एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में खुद को पेश करता है किराड़ू का किराड़ू का मंदिर। काल कब इसका निर्माण कब किया गया? 11वीं शताब्दी के अंदर। कब हुआ इसका निर्माण? 11वीं शताब्दी के अंदर जो परमार जो साम्राज्य हुआ करता था उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। अच्छे से समझ लेना, 11वीं शताब्दी के अंदर किराड़ू मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर उसका निर्माण किया गया और मरुस्थलीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। क्या क्या विशेषताएं हैं? सोलंकी शैली। कौन सी शैली देखने को मिलती है भाई? सोलंकी शैली का एक अद्भुत उदाहरण है सूर्य और शिव मंदिर। कौन सा मंदिर आपके सामने? जो सूर्य देव है और आपके सामने शिव जी हैं, उन दो ईश्वरों के आपके सामने अलग अलग से मंदिर बनाए गए। एक सूर्य मंदिर है, उसके अंदर इसी मंदिर किराड़ू मंदिर के अंदर एक शिव भगवान शिव का आपके सामने एक अलग से मंदिर देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है सूक्ष्म मूर्ति कला। कौन सी मूर्ति कला? एकदम सूक्ष्म मूर्ति कला का इसमें उदाहरण देखने को मिलता है। आपके सामने छोटी मीनाकारियों युक्त आपके सामने सूक्ष्म मूर्ति कला देखने को मिलती हैं। महत्व की बात करें, पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल, मतलब जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उसका सबसे प्रमुख आपके सामने जितने धार्मिक स्थल हुए हैं उसमें से सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक धार्मिक स्थल कौन सा है आपके सामने? ये जो किराड़ू का जैन मंदिर, किराड़ू का जो मंदिर है हिंदू मंदिर, ये भी आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब सूक्ष्म मूर्ति कला के छोटी छोटी मूर्तियां देखने मिला है। अगले वाला मंदिर आपके सामने राणकपुर का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? राणकपुर का जैन मंदिर। अब राणकपुर का जैन मंदिर की क्या विशेषताएं है?
राणकपुर जैन मंदिर राजस्थान की सबसे भव्य और विशाल जैन मंदिर है। मतलब रणकपुर या रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो सबसे विशाल है और जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है पहले तो ये समझो, जैन मंदिर और बहुत बड़ो है, छोटी कलाम को नहीं, बहुत बड़े मंदिरों में से इसको जाना जाता है रणकपुर के जैन मंदिर को। मुख्य विशेषता है क्या, 1444 संगमरमर स्तंभों का निर्माण किया गया है। स्तंभ क्या है, आपका सामने पिलर हुआ है ना, उन पिलर ही कितना 1444 अलग अलग प्रकार का संगमरमर सब बना हुआ पिलर का निर्माण किया गया। समझ में आ गई। अच्छा, यह बड़ी बात को नहीं, यह बात सोच के थे अचंभा में पड़ गया होगा, लेकिन अभी तो रुकिए, है ना। इसमें प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग डिजाइन भी की गई है, और जो आपका सामने जो प्रत्येक स्तंभ है, मतलब एक एक स्तंभ है, उस पे आपके सामने अलग डिजाइन भी देखने को मिलती है। तो रणकपुर जो जैन मंदिर है वो उस पर 1444 संगमरमर का स्तंभ भी दिखाई पड़े, और प्रत्येक स्तंभ पर आपके सामने एक अलग डिजाइन भी करी गई। क्या करी गई है, प्रत्येक स्तंभ पर एक अलग डिजाइन भी देखने मिला है। स्थापत्य कला की बात करें, मारू गुज्जर शैली, कौन सी शैली भाई आपके सामने, मारू और गुज्जर शैली आपके सामने देखने को मिलती है। और चार मुखी संरचना, कौन सी संरचना आपके सामने, चार मुखी संरचना आपके सामने देखने को मिलती है। कौन सी संरचना, चारों मुखी की संरचना आपके सामने देखने को मिलती है। और मारू और गुज्जर शैली का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मारू और गुज्जर शैली का उदाहरण है। और चार मुखी संरचना का आपके सामने देखने को मिलती है, चारों टाइप से कुछ बनी हुई, इसमें अंतर है। और शैली जरूर रट लियो, आवक हो कौन सी शैली ही के अंदर, है ना। जो प्रश्न छोटे वाले प्रश्नों में देखने को मिलेगा आपको। महत्व की बात करें, जैन धर्म की महान कलाकृतियां, जो जैन धर्म है उससे संबंधित अलग अलग प्रकार की आपके सामने महान कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि है, तो जैन धर्म से संबंधित भाई आपके सामने मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, 1444 के अंदर स्तंभ में सबकी अलग अलग डिजाइन है, गुज्जर शैली के अंदर है, और चार मुख संरचना भी देखने मिला है, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि भी है। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर कौन सा है, कुंभ श्याम मंदिर भगवान विष्णु श्यामल जी के रूप में समर्पित है। मतलब कुंभ श्याम मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है भाई आपके सामने, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है कुंभ श्याम मंदिर। इसका संबंध मेवाड़ के शासक मारना कुंभा से है। किससे संबंध है आपके सामने भाई, कुंभ श्याम मंदिर का मारना कुंभा के द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विशेषताओं की बात करें, धार्मिक आस्था का केंद्र, किसका केंद्र है, अलग अलग प्रकार की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो इसकी लोगों की इससे जुड़ी हुई है। क्यों, भगवान विष्णु हिंदू धर्म का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और आपके सामने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान पारंपरिक राजस्थानी शैली दिखाई पड़ती है। कौन सी शैली भाई, जो प्राचीन समय में राजस्थान में जो शैली थी वो शैली का आपके सामने परिचय देता है। क्षेत्रीय धार्मिक पहचान, इसकी अपने आप में एक धार्मिक पहचान है। शासकीय संरक्षण का उदाहरण, किसका उदाहरण है भाई आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार के जो राजाएं हुआ करते थे उनको भी इस मंदिर ने संरक्षण देने का काम किया। क्या क्या, जब भी कोई राजा पे विपदा आती थी तो इसके अंदर आकर अपना संरक्षण ले लेते थे। तो अलग अलग प्रकार के राजाओं को संरक्षण भी दिया करता था भाई आपके सामने ये मंदिर। अब मंदिर के स्थापत्य की विशेषताओं की बात करें, राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर हुए हैं ये नागर और मारू गुज्जर शैली के अंदर है। कौन सी शैली के अंदर है, नागर शैली है या मारू या गुज्जर शैली के अंदर है। समझ में आ गया। नागर शैली मैंने बता दी, पूरे भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर जो मंदिरों की स्थापत्य कला हुआ करती थी उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की मारू और गुज्जर शैली है उसमें इसका निर्माण किया गया है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती है भाई, अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। विष्णु जी को मंदिर है, कठे जैन धर्म को मंदिर है, कठे आपके सामने शिव जी को मंदिर है, कठे सूर्य को मंदिर है, ये देखने मिले। ऐप छोटा छोटा पॉइंट थाने लिख क्या नहीं। खंभों और छतों पर निकासी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, अनेक प्रकार के जो खंभे हैं और जो छतें होती हैं आपके सामने, उसकी आपके ऊपर उनकी आपके सामने उन पर निकासी देखने को मिलती है। धार्मिक कथाओं का चित्रण, अनेक प्रकार की जो धार्मिक कथाएं हैं वो उनका भी आपके सामने कहीं ना कहीं समन्वय देखने को मिलता है, उनका भी कहीं ना कहीं चित्रण देखने को मिलता है। समझ में आ गई थारा अच्छे से या को नहीं आई, एक बार मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। कैसा लग रहा है वीडियो आपको जरूर से बताना मुझे डिस्क्रिप्शन में।
चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, जिसमें जल संरचनाएं एवं बांध स्थापत्य कला है। वाटर एंड डैम आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान की बात करें। किसकी? वाटर एंड डैम आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर कैसी कैसी जल संरचनाएं देखने को मिलती थी और बांध स्थापत्य कला कैसे देखने को मिलती थी। मतलब कया की बांध स्थापत्य कला की और कया की जल संरचना देखने को मिलती थी, उसका बारे में आपको पढ़ाएगा। पहला, राजस्थान में जल संरचनाओं का महत्व। राजस्थान एक अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश है। राजस्थान का एक प्रदेश है भाई, जठे आपका सामने ज्यादा बारिश को नहीं हुआ, शुष्क प्रदेश है जहां जल हमेशा से बहुमूल्य रहा। राजस्थान की बात करा तो उठे हमेशा से थाने भी मेरा पानी को बहुत महत्व हो रही है ना। इसी कारण से यहाँ कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और बांधों का विकास हुआ। इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पर अनेक प्रकार की भाई पानी ने बचाने के लिए जल संरक्षण की अनेक प्रकार की तकनीकें आपके सामने देखने को मिलती हैं। जब पहले का टाइम में कुओं, बावड़ी, जोड़ और बांध है, वह अपने पुराने टाइम से, दादा परदादा का टाइम से या सबको जल संरक्षण ने या वर्षा को जल बचाने की कला देखने मिला करती। ये जल संरचनाएं केवल उपयोगी नहीं बल्कि स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब ये जितनी जल संरचनाओं की जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये आप सिर्फ जल बचाने के लिए इनका जब निर्माण किया गया ना, तो इनको उद्देश्य ये कौन था कि सिर्फ पानी बचे, बल्कि उनका पर अलग अलग प्रकार की मीनाकारी और कलाकारी भी की गई। तो उनका स्थापत्य कला का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान की कुएं और बावड़ियां, तो एक आध चित्र भी ऐड करियो, देख लो आपने। अया क्यों है करती बावड़ी, ऊपर से सीढ़ी बना करती है, नीचे तक जाया करती। समझ में आ गया? ये देख लो कितना, ये तो काफी अच्छा आपके सामने उदाहरण है। ये देख लो, ऐसे पानी सीढ़ियां नुमा होती थी और नीचे की तरफ पानियां देखने को मिलती थी। देख लो भाई, है ना। तो कोशिश करिए चित्र वगैरह भी आपके सामने ऐड कर सकूं। बाकी पीडीएफ बड़ी बड़ी हो जाता था, दिक्कत हो जाता ना, मैं कौन ऐड करूं कई बार। पहला पॉइंट है झुंझुनू के कुएं। झुंझुनू, अब थे मैं सोचो कि झुंझुनू हालांकि क्योंकि ज्यादा ही बढ़ाई हो रही है, बढ़ाई को नहीं हो रही भाई, सिलेबस में है झुंझुनू। समझ में आ गया? तो झुंझुनू और शेखावाटी क्षेत्र के अपने गहरे व मजबूत कुओं के लिए प्रसिद्ध है। ते देखा होगा आज का टाइम में तो ट्यूबवेल होगा, और ट्यूबवेल से पहले गोल्ड कलर का कुआ कराया करता है ना। उससे पहले एक कुआ आया करता चौकोर कलर का, चौमुखी कुआ आया करता, जनक ऊपर बडोसों के चबूतरों बनाया जाता और 4 पिलर कराया जाता। देखियो कोई एक पुरानो कुआ होगा ना, कम से कम थारे गांव में या कोई शहर में कोई पुरानो कुआ होगा, तुम देखियो वो चौमुखी होगा, है ना। 4 बडोसो चबूतरों होगा, 4 पिलरों के ऊपर चारों मेर बना होगा। बहुत मजबूत किलो है, मजबूत कुआ है करता आपके सामने। देखियो कदे आसा पासा के अंदर, अभी तो ऐड कौन कर सके, मैं फोटो नहीं था ना, दिखा देता हूं। इन कुओं का निर्माण घरेलू उपयोग, पशुपालन व कृषि के लिए किया जाता था। तो अनेक प्रकार के जो कुएं देखने को मिलते हैं आपके सामने झुंझुनू के अंदर, उनका निर्माण किसके लिए, जो घरेलू उपयोग के पानी के लिए, किसके लिए किया जाता है, घरेलू उपयोग के पानी के लिए किया जाता है। या आपको ढांडा डोरना पानी पैदी, पशुपालन है, और कदे कदे आप भाई कृषि भी करो ही हो, तो बताने की क्या जरूरत है, कुओं को क्या क्या जरूरत होया करें। विशेषताओं की बात करें, गहराई तक जल संरक्षण, मतलब जो पानी है उसको जल को संरक्षित करने के लिए बहुत गहराई तक आपके सामने उनको खोदा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना तो आपको 10-20 फीट पर पानी आ जाए, पानी आप कम उस टाइम में भी कम 50-60 फीट पर तो आए कर, तो इसलिए गहराई से कुआ ने खोदा जाया करता। कया का कुआ होया करता वो टाइम में पत्थर से बने गोलाकार कुएं। कैसे? गोल्ड कलर का कुआ, है ना। ये कुआ तो गोल्ड कलर वाला कुआ तो गढ़ा ही है, अपने हर गांव में देखने मिलेगा। हर आपके सामने अगर सिटी हो तो कोई बात को नहीं, देख लियो इन्हें बिना घूम के कठे ना कठे तो बन रहे हो, कोई ना कोई कुओं जाकर है मायने घूम जानो कदे जाकर के चक्कर में जाता रहो अंदर ही, क्योंकि दीवार कच्ची होनी पुरानी कुआ की, है ना। तो बस देख लियो, काफी गहरे होते हैं। आसपास विश्राम स्थल, और आपका सामने भाई कोई भी आपने जो कदे भी कोई भी कुओं को निर्माण करा, तो एक तो बालाजी को मंदिर फिक्स अपने, है ना। और कोई कदे कदे आपा क्या करा, एक कोई जो कोटड़ी जिन बोली जाए, है ना, कोटड़ी टाइप में बना दी जाए, जैसे कोई भी आश्रम, मतलब कोई अगर मान लो किसानी कर रहे हो कोई आदमी, हाँ, तेज गर्मी पड़े तो लाइन लगा के बाद में आपके सामने अगर भाई क्या कर ले, आराम कर ले, अया की कोटड़ी जाए की भी व्यवस्था देखने मिला करती। पुराने कुआ मिला करती ना, बताओ जा कमेंट बॉक्स में थारा किन कर का कुआ है। ग्रामीण जीवन का आधार, जो अपना प्राचीन ग्रामीण जीवन है वो कुओं पे आपके सामने उसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, और कुओं से आपके सामने आधार देखने को मिलता है। जल संरक्षण की
समझ। जो भाई पुराने इस चीज से हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनको बहुत प्राचीन समय से जल को कैसे संरक्षित किया जाता है इसके बारे में जानकारी थी। अब अलग अलग प्रकार की बावड़िया को नाम अवगुर ए बावड़ी बहुत महत्वपूर्ण ही एक एक बावड़ी ना ढंग से पढ़ियो ये प्रश्न आवे है। पिछली बार भी बहुत प्रश्न पूछा गया, अब की बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी क्या आपके सामने, चांद बावड़ी अभेनेरी मतलब चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी व विशाल बावड़ियों में से है। मतलब चांद बावड़ी का है कि बहुत ही गहरी दिखाई पड़े और आपके सामने सबसे विशाल जो राजस्थान की आपका सामने जितनी भी गहरी है या पूरा भारत की उसमें से सबसे विशाल और गहरी बावड़ियों में से है। और कठिया या दौसा जिले के अब्बानेरी गांव में है। कौन सा गांव में? दौसा जिला का अब्बानेरी गांव में। रट लियो यो नाम, वो कंपटीशन में भी आओगे और कल लिख के भी आना पेपर में। समझ में आ गया? तो दौसा जिले के अब्बानेरी गांव में देखने को मिलती है। अगले वाला निर्माण कब हुआ था? 9वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था भाई? 9वीं शताब्दी के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था भाई? राजा चांद के द्वारा निर्माण किया गया था और उसका नाम पे चांद बावड़ी नाम रख दियो। कठे दौसा जिला के अब्बानेरी गांव के अंदर है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो लगभग 3500 सीढ़ियां इसके अंदर। कितनी सीढ़ियां देखने को मिलती हैं? लगभग 3500 सीढ़ियां इसके अंदर आपके जो चांद बावड़ी है इसमें डाली गई हैं। कितनी? 3500 सीढ़ियां भाई। 13 मंजिल तक गहराई है। कितनी मंजिल तक गहराई भाई? लगभग 13 मंजिल तक इसकी गहराई दिखने को मिलती है। और ज्योतिमय ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। कैसे है? ज्योतिमय डिजाइन से मतलब एकदम, क्योंकि भाई 3500 सीढ़ी और 13 मंजिल की गहराई है तो भाई इतनी गहराई बनाने के लिए बहुत सोच समझ के बनानी पड़ी है ना। तो इक लेके पूरा गणित को हिसाब किताब बैठा के कोई निर्माण करे गया है। जल संचयन का अद्भुत उदाहरण मतलब जल को इकट्ठा करके, जल को आपके सामने इकट्ठा करने की सबसे अद्भुत कलाओं में से एक है। जल संचयन की सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से देखने को मिलती है। स्थापत्य एवं गणितीय समन्वय मतलब जो स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। कौन सी कला का? स्थापत्य कला का आपके सामने एक विशिष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अगला है राणा जी की बावड़ी। राणा जी की बावड़ी क्या है? राणा जी की बावड़ी बूंदी में स्थित एक सुंदर अलंकृत बावड़ी दिखाई पड़ती है। मतलब राणा जी की बावड़ी कठिया बूंदी के अंदर, कठिया बूंदी के अंदर है और एक सुंदर खूबसूरत बावड़ी है। क्या की बावड़ी है? बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बावड़ी आपके सामने और बूंदी क्षेत्र के अंदर है। कौन सा क्षेत्र के अंदर है? बूंदी क्षेत्र के अंदर है। निर्माण कठे करिए भाई अब इको आपका सामने रानी नाथावती के द्वारा। किसके द्वारा नाम किया गया? सॉरी किसके द्वारा निर्माण किया गया? रानी नाथावती के द्वारा। और 17वीं शताब्दी में को निर्माण करे गए और कठे हो बूंदी के अंदर है। मूर्तियों की निकासी से सुसज्जित है। मतलब अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखने मिले हैं और अलग अलग प्रकार की एक अंदर निकासी करी गई है। क्या मूर्ति भी बोली जाता है एक अंदर और अलग अलग प्रकार की निकासियों से भी भरपूर है। सीढ़ीदार संरचना, कया की संरचना भाई के अंदर बहुत सारी सीढ़ी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बहुत सारी सीढ़ियों का इसमें निर्माण किया गया है। तो सीढ़ीदार संरचना इसमें देखने को मिलती है। धार्मिक एवं जल उपयोग दोनों के लिए मतलब इसका उपयोग आप धार्मिक रूप से भी कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? धार्मिक रूप से भी उपयोग कर सकते हो और पानी पीने के लिए या जल के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोनों काम के लिए कर सका, जल के लिए भी उपयोग कर सका और धार्मिक रूप से भी उपयोग करो जा सके है। महत्व की किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण को, पानी को इकट्ठा करने के लिए और सौंदर्य के लिए। आपके सामने जो सुंदरता है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। स्त्री संरक्षण योगदान का उदाहरण मतलब कैसे महिलाओं का आपके सामने जो हमारे समाज के अंदर क्या योगदान रहा स्थापत्य कला का निर्माण में, उसका भी एक अद्भुत उदाहरण के रूप में नजर आती है। बांध निर्माण कला, तो बांध निर्माण कला अहिया कहूं देख लो बांध भाई है ना। जो अलग अलग प्रकार का बांध ही हर से संबंधित भी प्रश्न देखने मिले तो हमने भी अच्छे से पढ़ लेना। पहला है राजसमंद बांध। राजसमंद बांध जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कौन से जिले में है? राजसमंद बांध जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है और राजस्थान की बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जल संरचना की एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राजस्थान के एक बहुत अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक जल संरचना का उदाहरण है राजसमंद बांध।
किसके द्वारा निर्माण किया गया भाई आपके सामने? महाराणा राज सिंह के द्वारा। महाराणा राज सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंदर क्या किया गया भाई आपके सामने? ये जो आपके जो राजसमंद बांध है उसका निर्माण किया गया था। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराजा राज सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंदर आपके सामने इसका निर्माण किया गया था, राजसमंद बांध का। पाषाण से निर्मित तटबंध, मतलब पत्थरों से इसका तटबंध का निर्माण किया गया। तटबंध क्यों है? जो को किनारों है ना, उसको निर्माण किससे करेगा? पाषाण मतलब पत्थरों से किया गया था। शिलालेख व पच्चीकारी, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के शिलालेखों का निर्माण देखने को मिलता है और पच्चीकारी देखने को मिलती है। पेयजल व सिंचाई, किसका प्रयोग होता है भाई आपके सामने? पीने के पानी के लिए और कृषि को आपके सामने जो किसानी है उसको पानी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक स्मारक, जो बड़े बड़े स्मारक होते हैं उनके लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। पानी के पीने के लिए और सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले वाली झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील आपके सामने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद के अंदर है, यह भी थानबेर है। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई। महाराजा जयसिंह के पास बनाया गया और कहां पर? जयसमंद में नहीं, उदयपुर के पास है भाई। जयसमंद उदयपुर के पास पड़ती है आपके सामने और महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया था? महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। विशाल जल क्षेत्र, बहुत बड़ा भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जल की झील है। तो भैया आपको पता, क्षेत्र तो इसका कम नहीं होगा, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र इसका देखने को मिलता है। द्वीप एवं शिवालय देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर क्या है भैया? जो झील है ये इतनी बड़ी है कि इसके बीच में द्वीप, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे द्वीप भी दिखाई पड़ते हैं। सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन के लिए भी उपयोग में किया जाता है। क्या करो? पानी ने सिंचन के लिए इसको प्रयोग करो जाए, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और पर्यटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो कृषि का जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यावरण को संतुलन के लिए और पर्यटकों के लिए आपके सामने इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की जल संरचनाओं की प्रमुख सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो वर्षा जल का संचयन करना। राजस्थान में जल संचयन की क्या प्रमुख विशेषताएं भाई? जो बारिश को पानी हो तो उन्हें बचाने के लिए आपके सामने आया कि जल संचरण की जो संरचनाएं उनको निर्माण करे जाया कर। तो पत्थर का व्यापक रूप से प्रयोग, मतलब अलग अलग प्रकार का जो पत्थर है उनको उपयोग से जो आपके सामने किया है आया कि जल संरक्षण की आपके सामने जो झील है, बावड़ियां हैं या कुएं हैं, इनका निर्माण किया जाता था। दीर्घकालीन संरचनाएं, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया है कि उस टाइम से लेकर आज तक ये संरचनाएं चली आ रही हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक ये संरचनाएं हैं, दीर्घकाल से आपके सामने ये संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। सौंदर्य व उपयोगिता का संतुलन, मतलब अपने आप में खूबसूरत है और उपयोगिता भी इनकी बहुत है। तो बच्चों ये था आपका जो पेपर होने वाला था मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, उससे संबंधित जितना भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे सारे मतलब पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया सिलेबस का, साथ के साथ पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लियो भाई। धन्यवाद।